हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 51 दिल लगी। वंश अपने मॉम डैड का फ्रेंडशिप हक देखकर खुश हो रहा था। उछल उछल कर तालियां बजा रहा था कि अब वो दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। अब उस 4 साल के मासूम बच्चे के जहन में ये बात कहाँ आने वाली थी कि जितनी देर के लिए निहाल श्रेया को जबरन अपने आगोश में रख रहा था, उनका अगला झगड़ा उतना ही लंबा चलने वाला था। श्रेया ने गुस्से में दांत पीसते हुए निहाल के कंधे पर अपना चेहरा रखे रखे फुसफुसाते हुए कहा, निहाल, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये हक हम वंश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। निहाल धीरे से बोला, मैं सबको ऐसे ही हक करता हूँ, समझी? अगर तुम्हें मेरे सीने से लगने में इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है, तो छुड़वा लो ना अपने आप को। लड़ती तो तुम ही हो। श्रेया के मन में तो आ रहा था कि वो निहाल को जोर से धक्का दे और उससे कहे कि वो अपनी हद में रहे, पर वो ऐसा करती भी तो कैसे? सामने खड़ा वंश खुश था और उन दोनों से कह था कि वो कितने क्यूट लग रहे हैं। वंश के सामने वो उसके बाप की बेइज्जती तो नहीं कर सकती थी, और वो चाहे माने या न माने, निहाल का इस तरह उसे गले लगाए रखना, उसकी कमर पर हल्के से लेकिन हक से हाथ रखना, कहीं न कहीं श्रेया को एक सुकून दे रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। पर श्रेया इस बात का एहसास भी निहाल को नहीं होने दे सकती थी कि वो उसकी बाहों में मोम की तरह पिघल रही थी। आखिर श्रेया ने हार कर वंश से कहा, वंश बेटा, आप जरा मम्मा का फोन अंदर से ले आओगे प्लीज। और हाँ, आप उसे 40% चार्ज करके लाना। रणविता मासी को फोन करके पूछना है न कि वो शिमला से अभी कितना दूर है। वंश बोला, ओके मम्मा, मैं अभी आपका फोन चार्ज करके लेकर आता हूँ। अपनी माँ के इरादों और उसके गुस्से से अनजान निहाल श्रेया का फोन चार्ज करके लाने चला गया। जैसे ही वंश उन दोनों के सामने से गया, वैसे ही निहाल ने खुद श्रेया को अपनी बाहों की जंजीर से आजाद कर दिया। श्रेया ने गुस्से से लाल पीली होते हुए निहाल को लताड़ा और कहा, निहाल, तुम न अपनी हद में रहो, समझे? वरना वंश का लिहाज मैं कब तक करूंगी, मुझे नहीं पता। अगर तुमने इस तरह जबरदस्ती मेरे करीब आना बंद नहीं किया, या मुझे इस नजर से देखना बंद नहीं किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डोंट टच मी। निहाल ने ये सुनकर उसे छेड़ते हुए कहा, डोंट टच मी। हम श्रेया, आई थिंक हमारे केस में ये रूल तब भी अप्लाई नहीं होता था जब हम एक दूसरे का चेहरा तक नहीं पहचानते थे, और ये आज भी अप्लाई नहीं होता क्योंकि हम दोनों एक बच्चे के माँ बाप हैं। और अगर तुम्हें मेरे छूने से इतनी ही तकलीफ है, तो मारो मेरे चेहरे पर थप्पड़ और रोक लो मुझे। बिलीव मी, मैं उस थप्पड़ को तुम्हारी हिम्मत समझूंगा और एक सेकंड के लिए भी अपने ईगो पर नहीं लूंगा। पर तुम ऐसा कर नहीं पाओगी, श्रेया मल्होत्रा। श्रेया ने चिढ़ते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाऊंगी, नवाब साहब? अगर मैं तुमसे साफ साफ ये कह सकती हूँ कि तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, अगर मैं तुमसे ये कह सकती हूँ कि तुम मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते, तो मैं तुम्हें हद पार करने पर थप्पड़ भी मार सकती हूँ। निहाल बोला, हाँ तो मैं कितनी बार पार कर चुका हूँ श्रेया। इनफैक्ट कल रात तुमने मुझे तुमको किस करने से कैसे रोका है, ये तुम्हें भी पता है। अगर मैं तुम्हारे उस कमजोर इनकार को नजरअंदाज करते हुए तुम्हें किस कर लेता, तो कुछ नहीं कर पाती तुम। इसलिए नहीं कि तुम कुछ कर नहीं सकती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम कहीं न कहीं अपने दिल के हाथों मजबूर हो। श्रेया हैरान होती हुई बोली, दिल के हाथों मजबूर? निहाल, तुम कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो? निहाल ने कहा, मैं किस गलतफहमी में जी रहा हूँ, वो छोड़ दो श्रेया। तुम बस अपने जहन से ये गलतफहमी निकाल दो कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दूसरा मर्द होगा। मैं हूँ और मैं ही रहूंगा श्रेया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वंश की जिंदगी में किसी और बाप की जगह नहीं आने दूंगा, किसी और आदमी का नाम उसके साथ जुड़ने नहीं दूंगा। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही डैड है, निहाल शेरगिल। और इसलिए, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी और आदमी के लिए जगह बनने नहीं दूंगा। ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। अब तुम इसे जिद समझो,
सितम समझो या फितूर, मुझे मेरे बेटे के आगे तुम्हारे ऐसे ख्यालों की कोई परवाह नहीं। वंश के लिए अच्छे से स्नैक्स बनाने जा रहा हूँ, रेडी होकर आ जाओ। उसके बाद मुझे भी ऑफिस जाना है, एंड आई गेस तुम्हें भी। मुझे कोसने पर कम ध्यान दो और अपनी लाइफ जीने पर ज्यादा। निहाल वापस अंदर चला गया और फोन चार्ज करते हुए वंश को किचन की स्लैब पर बैठाकर कचौरियां बनाने लगा। श्रेया निहाल को देखते हुए धीमे धीमे कदम रखती हुई अंदर आई और अपने कमरे में तैयार होने चली गई। श्रेया को ये बात अब परेशान कर रही थी कि निहाल न सिर्फ वंश पर अपना पूरा हक चाहता था, बल्कि उसे अब श्रेया पर भी पूरा कंट्रोल चाहिए था। इसलिए नहीं कि उसके दिल में श्रेया के लिए कोई फीलिंग्स है या श्रेया को हासिल करने का कोई अरमान है, बल्कि इसलिए क्योंकि वंश को हमेशा के लिए अपने पास रखने का रास्ता श्रेया से होकर जाता है। अचानक श्रेया को बहुत ही यूज्ड फील होने लगा। निहाल के इस फैसले का मतलब ये था कि वो श्रेया से नजदीकियां इसलिए बढ़ाना चाहता था, उसे अपने सामने इसलिए कमजोर करना चाहता था, उस पर हक इसलिए जमाना चाहता था ताकि श्रेया कभी किसी और आदमी के बारे में सोच न सके। हर पल निहाल उसके दिल, दिमाग और जिस्म पर हावी रहे। श्रेया को धक्का सा लगा। वो निहाल की नजर में सिर्फ वंश से जुड़े रहने की वजह थी। एक इंसान और एक औरत होने के नाते उसकी निहाल की नजर में कोई कीमत नहीं थी। श्रेया ये सोचकर इतनी दुखी हुई कि नताशा के बंगले की साइड पर जाने के लिए तैयार होने के बाद उसने निहाल से कोई बात ही नहीं की और न उसने निहाल की तरफ आंख उठाकर देखा। चुपचाप निहाल के बनाई हुई कचौरियां खाईं। रणविता मासी से फोन पर बात करके पता किया कि वो कहां तक पहुंची। निहाल और वंश का आपस में लाड देखा और फिर गाड़ी की चाबी उठाकर वंश से कहा, वंश चलो बेटा, मुझे आपको भाविका आंटी के यहाँ ड्रॉप करके कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाना है। आज आपको शाम तक उनके पास ही रुकना होगा, क्योंकि मैं आज ऑफिस नहीं जा रही। थैंक्स फॉर द ग्रेट फूड निहाल, बट अब हमें निकलना होगा। वंश ने जिद करते हुए कहा, पर मम्मा, मुझे पापा के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना है। मैं आज पापा के साथ ही रुक जाता हूँ न। श्रेया ने जवाब दिया, बेबी, हर बात पर जिद नहीं करते, पापा को भी ऑफिस जाना है न। इस पर निहाल ने टोकते हुए कहा, दैट इज ओके श्रेया, मैं अभी वंश के पास रुक जाता हूँ, मुझे ऑफिस 2 घंटे के बाद जाना है और मैं वंश को बबली के पास ड्रॉप कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेया बौखलाते हुए बोली, फाइन, तुम बाप बेटे के मन में जो आए वो करो। श्रेया वंश और निहाल के रिएक्शन के लिए रुकी नहीं, वो दंदनाती हुई फ्लैट से निकली और दरवाजा जोर से बंद करके वहां से चली गई। उसे गुस्सा आ रहा था, निहाल पर भी और अपने बेटे वंश पर भी। निहाल पर इसलिए क्योंकि वो वंश के सामने इतनी जल्दी अपना रंग बदल लेता था। अकेले में वो श्रेया को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था ताकि श्रेया एक पल के लिए भी उसका एहसास न भूले। और वंश के सामने आदर्श पिता का रोल शुरू हो जाता था, जिसमें वो श्रेया से ऐसे बात करता था जैसे पूरी दुनिया में श्रेया का ख्याल उससे ज्यादा किसी को है ही नहीं। हाँ, फरेबी अमीरजादा। और ये वंश, जब से निहाल उसकी जिंदगी में उसका पिता बनकर आया था, दिन ब दिन उसकी लाइफ में उसकी माँ की अहमियत कम होती जा रही थी। हर वक्त निहाल का नाम, निहाल की बातें, निहाल का इंतजार। और श्रेया अपने 4 साल के बेटे पर नाराज भी नहीं हो सकती थी। वो छोटा सा बच्चा था जो हमेशा अपने डैड के लिए तरसा था और अपने माँ की झूठी कहानियों में गर्वहूजा नाम के काल्पनिक डैड को ढूंढता आया था। श्रेया की ममता दुखी थी, शायद उसे निहाल से जलन भी थी, पर वंश की खुशी के आगे वो कर भी क्या सकती थी। बस वंश और निहाल के इन्हीं ख्यालों में उलझी उलझी वो नताशा के बंगले की साइट पर पहुंची। कम से कम 9 से 10 एकड़ में फैला हुआ आलीशान बंगला, जिसका काम करीब करीब खत्म हो चुका था। उस बंगले को देखकर एक बार फिर श्रेया के जख्मों के ऊपर की परत उतरने लगी। ये 9 एकड़ का फार्म और उस पर खड़ा हो रहा ये बंगला नताशा की मिल्कियत होने से पहले श्रेया और रौनक की सपनों की दुनिया बनने वाला था। ये वही जगह थी जहां सालों पहले श्रेया ने रौनक के साथ आकर उनकी शादीशुदा खुशहाल जिंदगी के सपने सजाए थे। और आज यहाँ नताशा बरामदे में छतरी के नीचे कुर्सी लगाए
मालकिन बनी बैठी, ऑरेंज जूस पीती हुई उसका इंतजार कर रही थी। नताशा ने श्रेया को गाड़ी से उतरते हुए देखा तो वो अपने सनग्लासेस सिर पर टिकाकर कुर्सी से उठी और श्रेया की तरफ आते हुए ताना मारते हुए बोली, आधा घंटा लेट आई हो तुम, श्रेया। श्रेया ने कहा, मैसेज किया तो था मैंने तुम्हारे पाको कि मैं आज लेट हो जाऊंगी। सुबह घर में गेस्ट्स आए थे और आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अगर उसने तुम्हें नहीं बताया तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। एनीवे, काम शुरू करें अब हम। नताशा ने ये सुनकर कहा, ओह, गेस्ट्स और ट्रैफिक की वजह से लेट हुई हो तुम। हम मुझे तो लगा था कि कोई और ही वजह है। श्रेया ने तुनक कर कहा, एक्सक्यूज मी, और क्या वजह हो सकती है? नताशा, लिसन, मेरा तुमसे जो भी पर्सनल इशू हो, मैं अपने काम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। नताशा ने इस पर उसे सुनाते हुए कहा, रिलैक्स यार श्रेया, मुझे तो बस ये लगा था कि शायद मेरे सामने तुम्हारे लिए इस बंगले पर आना मुश्किल होगा। हमने ये बात डिस्कस नहीं की, पर इस बंगले का एड्रेस किसी फाइल में पढ़ने में और इस जगह सचमुच आने में फर्क है ना। श्रेया चिढ़कर बोली, सॉरी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो। नताशा ने अकड़ कर जवाब दिया, ओह, तो तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें इस घर में, इस फार्म में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा और रौनक का दिया हुआ कोई भी पुराना जख्म हरा नहीं हुआ। ये तुम्हारा और रौनक का घर होने वाला था, श्रेया। तुमने मन ही मन में यहाँ अपनी पूरी शादीशुदा जिंदगी बसा ली थी। यहाँ तक कि ये भी सोच लिया था कि तुम दोनों अपने बच्चों की शादियां भी यहीं से करोगे और दोनों यहीं अपनी बाकी की उम्र भी काटोगे। आसान था क्या तुम्हारे लिए इस जगह पर लौट कर आना और इसे अपनी बहन और अपने एक्स हस्बैंड के लिए सजाना? श्रेया ने लापरवाही से कहा, नताशा, प्रॉब्लम यह है कि तुम अभी तक बीते हुए कल में जी रही हो और मैं कब की आज में आ चुकी हूँ। तो एक काम करते हैं हम, जब तुम उस पास्ट से निकल आओगी जिसमें श्रेया बेचारी, बेवकूफ और मजलूम थी, तब मुझे आगे का काम डिस्कस करने के लिए बुला लेना। ओके। नताशा श्रेया को एक और सुई चुभाने ही वाली थी कि अचानक उसे फार्म के गेट से रौनक की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। रौनक यहाँ कैसे आ गया? एक मिनट के लिए तो नताशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नताशा के सामने रौनक और श्रेया आमने सामने कैसे आ सकते थे? अगर रौनक ने नताशा का झूठ पकड़ लिया और वो भी श्रेया के सामने, तो नताशा कहीं की नहीं रहेगी। नताशा को जल्दी कुछ सोचना था, पर अब वो करे भी तो क्या? क्या रौनक श्रेया से मिलकर नताशा का बोला गया झूठ उसके मुंह पर दे मारेगा? क्या श्रेया रौनक से दोबारा मिलना भी चाहेगी? क्या निहाल श्रेया को अपने नजदीक लाने के लिए कोई और प्लान बनाएगा, या ये काम उसकी मां मोनिका करेगी? एपिसोड 52 झूठ बोले कौवा काटे। रौनक ने अपनी गाड़ी पार्क की और वो बंगले की तरफ बढ़ने लगा। उसे पता लग चुका था कि आज नताशा बंगले की साइड पर आने वाली है। इंटीरियर डिजाइनर के साथ उसकी मीटिंग है, घर के फर्नीचर के बारे में डिस्कस करने के लिए। और ये बात रौनक को नताशा ने नहीं, उसके ऑफिस में उसकी एक सेक्रेटरी ने बताई थी। रौनक को लगा कि यही सही मौका है नताशा को रंगे हाथों पकड़ने का और श्रेया से खुल के मिलने का रास्ता खोलने का। इसलिए रौनक नताशा को बिना बताए बंगले पर आ धमका था। गेट के पास नताशा की गाड़ी के साथ साथ एक और गाड़ी भी खड़ी थी, जिसका इंजन अभी भी गर्म था। रौनक समझ गया कि ये गाड़ी श्रेया की है और वो यही है। पर जैसे ही रौनक घर की एंट्री पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां नताशा अकेली ही है और फोन पर बात कर रही है। श्रेया उसके आसपास नहीं थी। रौनक ने सोचा कि शायद श्रेया घर के अंदर हो। नताशा ने रौनक को देखा तो घबराने की बजाय खुश हो गई और उसके गले लगते हुए बोली, रौनक, व्हाट अ कूल सरप्राइज, तुम यहाँ। नताशा को इतना खुश देखकर रौनक का माथा ठनका। ये इतनी खुश क्यों है? अगर श्रेया यहाँ है तो इसके तो हाथ पैर फूल जाने चाहिए थे कि रौनक आज श्रेया को देख लेगा और इसका झूठ पकड़ लेगा। रौनक ने आसपास नजर घुमाते हुए नताशा से कहा, वेल, मैंने फैक्ट्री में किसी काम से फोन किया था और मुझे पता चला कि आज तुम यहाँ हो।
उस मिस्टीरियस इंटीरियर डिजाइनर के साथ घर के फर्नीचर के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए। तो मैंने सोचा कि जरा मैं भी चलकर देख लूं कि मेरी होने वाली बेगम हमारे सपनों के महल में कौन से चार चांद लगा रही हैं। आ गया। तो कहाँ है वो डिजाइनर और क्या है उसके हमारे घर के लिए प्लान्स? नताशा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो यार? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नताशा अचानक अपनी सोच से बाहर निकलते हुए बोली, नो बेबी, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मैं बस थोड़ी सी सरप्राइज हूँ। तुम कुछ बदले बदले से हो और सीरियसली मैं इस बदलाव से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ अब। रौनक अपना गुस्सा छिपाते हुए बोला, रियली? मैं कुछ बदला बदला सा हूँ? जरा मुझे भी तो पता चले कि मुझ में ऐसा कौन सा बदलाव आया है जो मेरी जान को परेशान कर रहा है। नताशा ने कहा, रौनक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी बात को लेकर मुझ पर शक है, जैसे तुम मुझसे कुछ हिस्सा जानने की कोशिश कर रहे हो जो मैं तुमसे छिपा रही हूँ। और तुम्हें तो कल तक इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं हमारे घर की क्या सजावट कर रही हूँ, उस पर कितना खर्चा कर रही हूँ, उसे कौन डिजाइन कर रहा है। पर अचानक तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ भी गए और उस इंटीरियर डिजाइनर से मिलना भी चाहते हो। आखिर बात क्या है रौनक? रौनक सिर्फ नताशा से प्यार ही नहीं करता था, बल्कि वो उसकी रग रग से वाकिफ था। वो कब रंग बदल ले, कब पूरी बात पलट दे और कब सामने वाले को बेवकूफ बना दे, नताशा के ये सब पैंतरे रौनक ने देखे हुए थे। इसलिए जब नताशा ने रौनक के सवाल का सीधा सीधा जवाब देने की जगह उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाकर बात बदलने की कोशिश की, तो रौनक भी अपनी मंगेतर को उसकी ही जुबान में सबक सिखाने से पीछे नहीं हटा। रौनक ने नताशा को बड़े चोट खाए हुए भाव से देखा और मासूम सी आवाज में इमोशनल होने का नाटक करते हुए उससे कहने लगा, नताशा, क्या क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम मुझ पर किस तरह का शक कर रही हो? हमारी शादी का दिन करीब आ रहा है और अगर मैं खुश फील कर रहा हूँ, इमोशनल फील कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर एक्साइटेड हूँ और हमारे घर की सजावट में इंटरेस्ट लेने लगा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ मैं? और इसमें क्या गलत है अगर मैं हमारी इंटीरियर डिजाइनर से मिलना चाहता हूँ? तुम इसमें इतना नाराज क्यों हो रही हो? क्या मैं हमारी शादी के ड्रेस डिजाइनर से नहीं मिला? क्या मैं हमारी शादी में जो बैंड प्ले करने वाला है उससे नहीं मिला? आई एम सॉरी, बट अगर हम दोनों में से कोई अजीब बिहेव कर रहा है तो वो तुम हो नताशा। एक मामूली सी इंटीरियर डिजाइनर को तुम मुझसे दूर क्यों रखना चाह रही हो, मुझे नहीं पता। और अगर ये इतना बड़ा इशू है कि एक अनजान लड़की की वजह से हमारे बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो ठीक है, न मैं आज के बाद उस लड़की से मिलने की बात कहूंगा और न ही इस घर में अपनी मर्जी से एक ईंट भी लगवाऊंगा। तुम इस घर को जैसा बनाना चाहती हो बना लो, अब मैं यहाँ हमारी शादी के बाद ही आऊंगा। और अगर तुम्हें किसी भी स्टेज पर ये लगा कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी। नताशा ने झटका खाते हुए कहा। पर रौनक नताशा की बात सुनने के लिए नहीं रुका। वो अपनी गाड़ी में बैठा और धूल उड़ाता हुआ फार्म से निकल गया। रौनक ने इमोशन और ब्लेम का कार्ड खेलकर नताशा को चारों खाने चित कर दिया था। अब नताशा उसके सामने गिल्टी फील करेगी और जब श्रेया को लेकर बोला गया उसका झूठ सबके सामने आएगा, तो वो रौनक के आगे सिर नहीं उठा पाएगी। फिर रौनक श्रेया को लेकर जो खेल खेलना चाहे खेल सकता है, नताशा पूरी तरह से उसके काबू में होगी। पर एक बात से रौनक जरूर हैरान था, उसे यकीन था कि बंगले पर खड़ी हुई गाड़ी श्रेया की ही थी, पर अगर ऐसा था तो अचानक श्रेया कहाँ गायब हो गई थी और क्यों? कहीं उसे इस बात से हिचक तो नहीं थी कि अगर वो और रौनक नताशा के सामने आमने सामने आएंगे तो श्रेया को ये भी बताना पड़ेगा कि वो रौनक से पहले ही मिल चुकी है, या श्रेया के छिप जाने के पीछे, गायब हो जाने के पीछे कोई और वजह थी। दूसरी तरफ नताशा बंगले पर खड़ी अपना सिर धुन रही थी। श्रेया का सच छिपाने के चक्कर में उसने रौनक को न सिर्फ गुस्सा दिला दिया था, बल्कि उसे बुरी तरह से हर्ट भी कर दिया था। तभी श्रेया, जो घर के टेरेस पर खड़ी होकर पूरा तमाशा देख चुकी थी,
वो नीचे उतरी और नताशा के कंधे पर उंगली रखते हुए बोली, इससे अच्छा तो ये होता कि तुम मुझे घर के अंदर छिपने के लिए नहीं कहती, नताशा, और रौनक को पता चल जाता कि मैं ही वही मिस्टीरियस इंटीरियर डिजाइनर हूँ। कम से कम तुम्हें रौनक की इतनी बातें तो नहीं सुननी पड़ती, और वो इस तरह से नाराज होकर न जाता। नताशा बौखलाते हुए बोली, ओ शट अप, श्रेया, विल यू? तुम जैसी छोड़ी हुई औरत से मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपना रिश्ता कैसे संभालना है। तुम्हें घर डिजाइन करने के लिए हायर किया है न, तो तुम बस उतना ही काम करो, समझी? श्रेया ने बेपरवाही से कहा, शो, मैं तो अपना काम ही कर रही थी। अब अगर तुम्हारा मंगेतर यहाँ अचानक आ गया और तुम्हें अपने किसी बेसिर पैर वाले झूठ की वजह से ये ड्रामा करना पड़ा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? एनीवे, डिजाइन डिस्कस करें या मैं तुम्हारा मूड ठीक होने का इंतजार करूं, नताशा? नताशा खींचते हुए बोली, तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती हो, श्रेया? वो आदमी तुम्हारा पति था, जान देती थी तुम रौनक पर, और अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे वो कोई गैर है। सच में ऐसा है या सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ये बेरुखी का नाटक कर रही हो? श्रेया ये सुनते ही बोली, नताशा, रौनक मेरा पति था, है नहीं? मैं उस पर मरती थी, हूँ नहीं? इसलिए मुझे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। रौनक और तुम्हारे लिए मेरी ये बेरुखी ही मेरा सच है। नताशा ने कुरेदते हुए कहा, अगर ऐसा है तो सिर्फ मेरे कहने पर तुम घर के अंदर जाकर क्यों छिपी? हाँ, न मानती मेरी बात और मिल लेती न रौनक से, अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ नहीं है तो। श्रेया हंसती हुई बोली, हाँ, मेरे पास तुम जैसी धोखेबाज बहन की ये स्टूपिड सी बात मानने की कोई वजह नहीं थी। मैं यहीं खड़ी रह सकती थी, और रौनक से मिलने के बाद तुम दोनों का झगड़ा देख सकती थी। पर नताशा, एक बार ही सही मैंने तुम्हारे चेहरे पर जो डर देखा था ना, मैं उसे बने रहने देना चाहती थी। जिस तरह सालों पहले मेरे चेहरे पर वो डर था कि मैं रौनक को खो दूंगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ वैसा ही आज तुम्हारे चेहरे पर देखा मैंने, जब रौनक गाड़ी से उतरा। और वो डर तुम्हारे इस चेहरे पर बना रहे, सिर्फ इसलिए मैं घर के अंदर चली गई। और देखो, तुम अभी भी कितनी डरी हुई हो। श्रेया के जवाब ने नताशा के होश उड़ा दिए थे। अचानक नताशा का वही हाल हो गया था जो उसने सालों पहले श्रेया का किया था। फर्क बस इतना था कि तब श्रेया सच्ची थी, मासूम थी, और नताशा आज भी झूठी थी और मक्कार भी। नताशा को अंदाजा हो चला था कि जलन और इनसिक्योरिटी में आकर रौनक से छिपाया गया एक सच उसे बहुत जल्द महंगा पड़ने वाला था। श्रेया ने इसके बाद नताशा से रौनक की कोई बात नहीं की, चुपचाप अपना काम करती रही। दूसरी तरफ निहाल वंश को लेकर बबली के घर आ पहुंचा था। बबली को श्रेया ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि निहाल वंश को उसके पास छोड़ने आएगा। बबली ने दरवाजा खोलते ही वंश को गले लगा लिया और उससे कहा कि उसके वीडियो गेम्स और चॉकलेट केक रेडी है। वंश निहाल को खुशी खुशी बाय बोलकर अंदर चला गया। बबली ने निहाल को जैसे ही बाय बोलना चाहा, तो निहाल ने अचानक कहा, अगर तुम मुझे श्रेया की तरह कहानी का विलन नहीं समझती हो, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछनी है, और वो मैं तुमसे ही पूछ सकता हूँ। बबली ने हैरान होते हुए कहा, मुझसे? मुझसे तुम्हें ऐसा क्या पूछना है निहाल, जो तुम श्रेया से नहीं पूछ सकते? निहाल ने कहा, अब पूछने का मौका दोगी, तो ही तुम्हें पता चलेगा ना। वंश घर के अंदर था और निहाल की रिक्वेस्ट जेन्युइन लग रही थी, इसलिए बबली ने निहाल को घर के अंदर आने दिया। बबली अभी तक निहाल के बारे में ठीक से अपनी राय नहीं बना पाई थी, हालांकि वो श्रेया और निहाल को एक साथ करने के लिए निहाल की मां मोनिका का साथ जरूर दे रही थी। खैर, उसने निहाल को बैठने के लिए कहा, और फिर पूछा, बताओ, निहाल, क्या पूछना चाहते हो तुम? निहाल ने कहा, मेरा सवाल श्रेया और रौनक के बारे में है। बबली थोड़ा अलर्ट होते हुए बोली, श्रेया और रौनक के बारे में? उनका तो तलाक हुए 4 साल हो चुके हैं, और नहीं अब उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक है, तो उनके बारे में क्या जानना है तुम्हें, निहाल? निहाल ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा,
मुझे श्रेया और रौनक के प्यार के बारे में जानना है, उनके रिश्ते के बारे में जानना है। रौनक में ऐसा क्या था कि श्रेया को उससे प्यार हुआ? मुझे उस प्यार की हर डिटेल जाननी है। बबली बबली हैरान होते हुए बोली, व्हाट? तुम अपने बच्चे की माँ की उसके एक्स हस्बैंड के साथ वाली लव स्टोरी जानना चाहते हो? पर क्यों? क्या मिलेगा तुम्हें ये जानकर कि श्रेया और रौनक के बीच क्या था? निहाल ने सीधे सीधे कहा, बस मुझे उनकी कहानी बता दो। मैं वादा करता हूँ कि फिर बता दूंगा कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ। एपिसोड 53 धोखे की वो एक कहानी। श्रेया और रौनक का बीता हुआ कल क्या था, उनका रिश्ता क्या था और उस रिश्ते में कितना प्यार था, इन सब बातों से निहाल का कोई लेना देना न था और न ही होना चाहिए था। यही सोचकर बबली समझ नहीं पा रही थी कि निहाल को आखिर जवाब दे भी तो क्या दे। श्रेया बबली की सबसे अच्छी दोस्त थी। बड़ी मुश्किल से श्रेया के साथ उसका रिश्ता मुद्दतों बाद सुधरने लगा था। निहाल तो अजनबी था, जो उन सबकी जिंदगी में जबरदस्ती वंश के रास्ते घुस आया था। उसे भला श्रेया के बीते हुए कल के बारे में जानने का क्या हक था, वो भी तब जब उस बीते हुए कल को बिगाड़ने वाला वही था। बबली के सोच में पड़े हुए चेहरे को निहाल ने किताब की तरह पढ़ लिया और सोफे पर बैठते हुए बोला, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ मेरे वंश की बबली आंटी। मैं तुमसे ये सब इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे श्रेया और रौनक की नाकामयाब मोहब्बत पर कोई मूवी बनानी है। वो मेरे बेटे की माँ है और रौनक आज भी कहीं न कहीं उसके जहन में है, जहर बन कर ही सही, पर है। इसलिए चिल करो और बस इतना समझो कि जो पूछ रहा हूँ वो श्रेया को प्रोटेक्ट करने के लिए पूछ रहा हूँ। या अगर सही वर्ड्स इस्तेमाल करूं तो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे बेटे की फिक्र है। श्रेया और रौनक का पास्ट समझना चाहता हूं ताकि मैं अपना वंश का और श्रेया का आज संभाल सकूं। बबली ने शक करते हुए कहा, सच कह रहे हो निहाल? निहाल ने हंसते हुए कहा, यार तुम और तुम्हारी सहेली मुझे जबरदस्ती कहानी का विलन बनाने पर क्यों तुले हुए हो? वंश का डैड होने के नाते, बेनाम ही सही, पर श्रेया से भी मेरा रिश्ता है और उसकी जिंदगी में जो हो रहा है और जो होगा उसका असर मुझ पर भी होगा। पर अगर तुम्हें फिर भी मेरे इरादों पर शक है तो ठीक है, मैं अपने तरीके से सब पता करवा लूंगा। निहाल शेरगिल किसी की मदद का मोहताज नहीं है। चलता हूँ। निहाल सोफे से उठकर अभी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बबली ने पीछे से आकर उसे रोक लिया। निहाल, रुको। निहाल ने कहा, ओके, बट वाई? सच तुम्हें बताना नहीं है और कॉफी पीने का टाइम मेरे पास है नहीं। बबली ने हार मानते हुए कहा, मैं तुम्हें कॉफी पिलाने के लिए नहीं रोक रही हूँ। तुमने जो सवाल किया है उसका जवाब देने के लिए रोक रही हूँ। तुम श्रेया और रौनक के पास्ट के बारे में जो जानना चाहते हो वो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। चलो अंदर। निहाल ने मजाक करते हुए कहा, रियली? और इस अचानक हुए हृदय परिवर्तन की वजह जान सकता हूँ? अभी 2 मिनट पहले तो तुम कुछ भी बताने से मना कर रही थी। बबली ने इस पर सीरियस होकर कहा, लुक निहाल, तुम्हारे तानों का और तुम्हारे इस अजीब से सेंस ऑफ ह्यूमर का सामना श्रेया कर सकती है, मैं नहीं। इसलिए प्लीज मुझसे तुम सीधे और सिंपल तरीके से ही बात करो। और रही बात मेरे बदले हुए फैसले की, तो ये सच है कि श्रेया की नॉलेज के बिना मेरा तुम्हें उसके और रौनक के रिश्ते के बारे में कुछ भी बताना गलत है। बट एट द सेम टाइम मैं इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकती कि श्रेया इस वक्त चंडीगढ़ में बिल्कुल अकेली है। नताशा और रौनक अपने अपने मंसूबों के लिए उस पर घात लगाए बैठे हैं। और अगर इस शहर में कोई ऐसा है जिसके पास वो ताकत और वो रुतबा है जो श्रेया और वंश को बचाकर रख सकता है, तो वो तुम हो। क्या इतनी वजह काफी है जिससे तुम ये समझ सको कि मैंने अपना फैसला क्यों बदला? निहाल ने ये सुनकर कहा, चलो, देर से ही सही पर तुम्हें समझ में तो आया कि मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो श्रेया के भले के लिए ही पूछ रहा हूँ। वापस अंदर चलें। वंश अंदर खेल रहा था, इसलिए वो बबली और निहाल की बातें सुन नहीं सकता था। निहाल वापस आकर सोफे पर बैठा और बहुत ध्यान से, बिना बीच में टोके हुए या बात काटते हुए, उसने बबली की पूरी बात सुनी। श्रेया और रौनक के प्यार के पन्ने खोलते हुए बबली ने कहा, श्रेया 21 साल की थी जब रौनक उसकी जिंदगी में आया। नताशा के इशारे पर श्रेया की जिंदगी में जहर घोलने वाला रौनक
उसकी लाइफ में उसका पहला प्यार बनकर आया था। रौनक से पहले श्रेया को पसंद करने वाले, उसका पीछा करने वाले और उस पर जान देने वाले बहुत सारे लड़के थे, और होते भी क्यों ना। जगदीप मल्होत्रा की बड़ी बेटी, 90 करोड़ की आसामी, बेहद खूबसूरत और इतनी सादा कि कभी कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता था कि आज के वक्त में भी कोई लड़की इतनी मासूम हो सकती है। रौनक श्रेया से पहली बार तब मिला था जब उसने श्रेया की एक बुरी सिचुएशन में मदद की थी। ये और बात है कि वो सिचुएशन भी उसकी ही पैदा की हुई थी। और तुम्हें सीधे सादे इंसानों की इस आदत के बारे में तो पता ही होगा कि मदद करने वाले को, तरस खाने वाले को, दो मीठे बोल बोलने वाले को वो सिर पर बिठा लेते हैं। श्रेया के लिए रौनक खास हो गया। उसे वो अच्छा लगने लगा और रौनक गुड लुकिंग, चार्मिंग और बेहद शातिर। उसने श्रेया को अपने प्यार के रंग में रंग दिया। रौनक वो पहला लड़का था जिसने श्रेया के दिल में जगह बना ली थी। रौनक को लगा कि यही सही मौका है उसे प्रपोज करने का, 6 महीने या 1 साल कॉर्टशिप करने का और फिर उससे शादी करने का। और मैं, श्रेया की बेस्ट फ्रेंड, खुद पर ये गुमान करती थी कि मुझे इंसान के किरदार की समझ है। मैं भी रौनक की बेहतरीन अदाकारी के झांसे में आ गई और श्रेया को प्रपोज करने में मैंने उसकी मदद की। पर श्रेया, उसने रौनक से प्यार करने के बावजूद रौनक को इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि जगदीप अंकल नहीं मानेंगे। रौनक ने दिल टूटने का ऐसा नाटक किया कि वो श्रेया, जिसने कभी घर वालों से पूछे बिना अपने लिए कोई चीज भी नहीं खरीदी थी, वो रौनक के प्यार में खींचती हुई उसकी तरफ भागी भागी चली गई और रौनक से वादा किया कि वो बस उसकी ही बनेगी। जगदीप अंकल को रौनक बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि श्रेया उसके लिए पढ़ाई, करियर सब छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते निहाल, प्यार इंसान को किस हद तक मजबूर कर सकता है। इंसान ये भी भूल जाता है कि किसी के इश्क में पड़ने से पहले वो क्या था, कौन था। खैर, रौनक का जादू श्रेया के सिर चढ़ कर बोल रहा था, रौनक, रौनक और बस रौनक। आज भी उसके प्यार की गहराई याद करती हूँ तो हैरान हो उठती हूँ कि रौनक कितना भी नीच क्यों न हो, श्रेया के मासूम प्यार से वो कैसे नहीं पिघला, कैसे नहीं बदला। इतना कहकर बबली रुक गई और उसने एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, करवा दी जगदीप अंकल ने श्रेया और रौनक की शादी। पता है निहाल, पूरे तीन दिन चली थी श्रेया और रौनक की शादी की रस्में। और उन 3 दिनों में श्रेया जितनी खुश थी, उससे ज्यादा खुश मैंने उसे न उस वक्त से पहले कभी देखा था और न उसके बाद। और फिर शादी की रात जो हुआ, वो तुमसे बेहतर कौन जानता है, निहाल। श्रेया की नाकामयाब मोहब्बत और उस मोहब्बत से मिली चोट और रुसवाई की कहानी सुनाते सुनाते बबली की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आंखों के सामने श्रेया का वो मासूम चेहरा घूमने लगा, जिससे रौनक ने उसकी सारी रोशनी छीन ली थी। और निहाल, उसका चेहरा उतर गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बबली के साथ वो भी श्रेया का वो दर्द महसूस कर रहा हो जो श्रेया ने रौनक के झूठे प्यार के नाम पर सहा होगा। कितनी मासूम, कितनी सादा और कितनी अनछुई रही होगी श्रेया एक जमाने में। रौनक उसकी जिंदगी में प्यार बनकर आया और उसे बर्बादी और बदनामी के रास्तों पर रुसवा होने के लिए छोड़ गया। निहाल अब समझ पा रहा था कि श्रेया क्यों निहाल से इतना कतराती थी, हर वक्त उससे दूर रहने के बहाने ढूंढती थी। वजह हो या न हो, निहाल से लड़ती थी ताकि हर पल अपने आप को याद दिला सके कि प्यार ने और एक मर्द की नजदीकियों ने उसे क्या दिया है। जब निहाल बबली की पूरी बात सुनकर बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, तो बबली ने निहाल से कहा, तुम कुछ बोल नहीं रहे, निहाल। आई होप तुम मन ही मन ये नहीं सोच रहे हो कि श्रेया कितनी बड़ी बेवकूफ निकली जो वक्त रहते रौनक और अपनी बहन नताशा के इरादे नहीं समझ सकी। निहाल ने गहरी आवाज में कहा, प्यार करने वाला बेवकूफ नहीं होता, बबली, उस प्यार को बर्बाद करने वाला बेवकूफ होता है, जो अपने हाथों से उस एक चीज को आग लगा देता है जो उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकती थी। इसलिए अगर इस कहानी में कोई बेवकूफ है तो वो रौनक है, श्रेया नहीं। एनीवे, मुझे अब चलना चाहिए, बबलियन, थैंक यू, मुझे सब सच बताने के लिए। और बेफिक्र रहना, श्रेया को कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने मुझे
उसके और रौनक के बीते हुए कल के बारे में कुछ भी बताया है। तभी बबली इमोशनल होती हुई बोली, निहाल, बस एक रिक्वेस्ट थी। निहाल ने कहा, हाँ कहो ना। बबली ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में श्रेया की अहमियत बस इतनी है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, पर जहाँ तक हो सके प्लीज उसे इंसान समझना और उसे हर्ट मत करना। निहाल ने बड़ी नरमी से कहा, अभी तुमने ही तो कहा कि श्रेया मेरे बच्चे की माँ है, तो खुद सोचो, अपने बच्चे की माँ को मैं कैसे हर्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर बबली को तसल्ली मिली और वो बोली, थैंक यू। पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने ये सवाल किया क्यों। I mean, श्रेया और रौनक के अतीत के बारे में जानकर तुम्हें क्या मिला। निहाल ने सोचते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, पर इतना जरूर समझ में आ गया कि मुझे श्रेया के साथ क्या नहीं करना है। निहाल की इस बात का क्या मतलब था, ये तो बबली ठीक से नहीं समझ पाए, पर उसे इस बात की तसल्ली सी होने लगी थी कि निहाल चाहे लाख सिरफिरा और घमंडी सही, लेकिन वो रौनक की तरह घटिया और बुरा इंसान नहीं है। निहाल से श्रेया को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। निहाल अपने ऑफिस के लिए निकल गया और सारे रास्ते वो श्रेया के बारे में सोचता रहा, उसके साथ हुए धोखे के बारे में सोचता रहा, और उसे इस बात पर हैरानी हुई कि अब उसे रौनक से जलन या इनसिक्योरिटी नहीं हो रही थी, उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा कि अगर अभी रौनक उसके सामने आ जाए तो उसे निहाल के कहर से बचाना मुश्किल हो जाए। अचानक निहाल को खुद पर हैरानी हुई, वो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। श्रेया के लिए उसके दिल में है ही क्या कि उसे रौनक से इतनी नफरत हो। वो तो बबली से ये कहानी पूछने के लिए सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि वो अंदाजा लगाना चाहता था कि रौनक कभी श्रेया की लाइफ में वापस आ सकता है या नहीं। निहाल हैरान होते हुए अपने आप से बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, निहाल? तुझे तो ऐसे गुस्सा आ रहा है जैसे रौनक ने तेरी जिंदगी बर्बाद की हो, श्रेया की नहीं। अपने दिल में श्रेया को लेकर पैदा हुए इस नए दर्द से लड़ते झगड़ते हुए निहाल ऑफिस में दाखिल हुआ ही था कि उसे सब कुछ बदला बदला सा लगा। उसके सारे एम्प्लॉयज आपस में कानाफूसी कर रहे थे, कुछ खुश हो रहे थे और कुछ गॉसिप कर रहे थे, और वो सब के सब निहाल को ही देख रहे थे। निहाल ने आखिर रुककर सबसे पूछ ही लिया, ओके गाइस, इनफ। अब आप सब लोग मेरे गुड लुक्स को घूरते ही रहेंगे या बताएंगे भी कि आखिर बात क्या है। तभी निहाल का चहेता मैनेजर अर्नव एक डेस्क के पीछे से निकला और उसने बड़े एक्साइटमेंट में निहाल से कहा, निहाल सर, आज पहली बार आपके ऑफिस में मोनिका मैडम आई हैं और वो भी आपके लिए लंच लेकर। निहाल हैरान होते हुए बोला, क्या मॉम यहाँ मेरे ऑफिस में आई हैं खाना लेकर? अर्नव ने जवाब दिया, यस सर, और वो अकेले नहीं आई, साथ में श्रेया मैम को भी लेकर आई हैं। ये सुनकर निहाल का सिर चकराने लगा, मॉम श्रेया को लेकर यहाँ आई हैं? पर क्यों? निहाल की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसकी माँ श्रेया के साथ दोपहर का खाना लेकर निहाल के ऑफिस में बैठी थी। पर क्यों? ऐसा क्यों करेगी मोनिका? और वो श्रेया को अपने साथ कहाँ से ले आई? आखिर क्या चल रहा था मोनिका के शातिर दिमाग में? क्या ये श्रेया और निहाल को करीब लाने का कोई प्लान था या कोई और बात थी? एपिसोड 54, फाइल की घड़ी। निहाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ मोनिका और श्रेया एक साथ उसके ऑफिस में बैठे थे। पर क्यों और ये कैसे हो सकता था? मोनिका शेरगिल ने निहाल को अपना बिजनेस करने की इजाजत तो दे दी थी, पैसा इन्वेस्ट भी किया था, पर उन्होंने निहाल से साफ साफ कह दिया था कि वो उसके अलग बिजनेस करने के फैसले से इतनी नाखुश है कि वो न कभी उसके ऑफिस आएंगी और न ही उस बिजनेस का एक पैसा अपने घर में आने देंगी। और इस बात को 6-7 साल हो चुके थे, और वाकई में मोनिका ने कभी निहाल के ऑफिस में कदम नहीं रखा था। तो आज वो उसके ऑफिस में कैसे आ गई, और वो भी बिना बताए? निहाल अपने पर्सनल फ्लो पर जाने के लिए लिफ्ट में घुसा और उसका ख्याल फिर श्रेया की तरफ मुड़ गया। श्रेया तो निहाल की छाया पड़ने पर उसके साय से भी कतराने के दावे करती थी, तो वो भला उसके ऑफिस में कैसे आ सकती है, जहां उस जैसी खूबसूरत लड़की के निहाल से मिलने पर हजारों सवाल उठ सकते हैं।
अभी भी वंश वाला मैटर बीच में लटका हुआ है, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि निहाल दुनिया के सामने वंश को कैसे अपनाएगा। और अब वंश की माँ उसके ऑफिस में आकर बैठ गई है, वो भी निहाल की मॉम के साथ। कैसे? निहाल हैरान था कि उसकी मॉम श्रेया को उसके ऑफिस ले आई, और वो आने के लिए तैयार भी हो गई। आखिर इस तरह अचानक निहाल को बिना बताए उसके ऑफिस में इन दोनों के आने की वजह क्या थी? इन सवालों को अपने दिमाग में उधेड़ता बुनता हुआ निहाल अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और उसने देखा कि मोनिका टेबल पर खाना लगा रही है, और श्रेया नर्वस और परेशान होकर यहाँ वहाँ देख रही है। निहाल ने अंदर आते हुए कहा, वाओ, सब्ज बिरयानी, नरगिसी कोफ्ते, पुदीने का रायता, बटर नान, दाल मखनी। टेबल पर रखे खाने की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही, मॉम। और मैं देख रहा हूँ कि मीठे में आप श्रेया को लेकर आई हैं, जिसका मूड बहुत ही सुहाना लग रहा है। क्या बात है, डियरेस्ट मॉम। इस दावत की वजह जान सकता हूँ मैं? श्रेया ने लपक कर कहा, यस प्लीज आंटी, आपने मुझसे कहा था कि मैं निहाल के आने तक का वेट करूं। अब ये आ गया है, तो प्लीज जल्दी बताइए कि आखिर बात क्या है। आप एक मीटिंग से मुझे ऑलमोस्ट उठाकर यहाँ क्यों लाए हैं? मोनिका शेरगिल ने शांति से कहा, श्रेया, तुम में और निहाल में एक बात कॉमन है, तुम दोनों में ही धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। निहाल, बैठो, खाना शुरू करो और मैं तुम दोनों को बताती हूँ कि मैंने यूं अचानक तुम दोनों की ये लंच डेट क्यों अरेंज की है। निहाल ने समझते हुए कहा, ओह मॉम, आप जब भी खाना बनाकर कोई जरूरी बात करती हैं, तो फिर तो मैटर कॉम्प्लिकेट ही होता है। ठीक है, लो बैठ गए मैं और श्रेया। अब बताइए कि ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो बिरयानी की रिश्वत दिए बिना आप हमसे नहीं कर सकती। मोनिका मुस्कुराई, उन्होंने श्रेया और निहाल को खाना सर्व किया, कुर्सी पर बैठी और अपनी प्लेट में परोसी हुई बिरयानी में चम्मच घुमाते हुए नॉर्मल तरीके से बोली, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम दोनों से ये जानना चाह रही थी कि तुमने आगे क्या सोचा है। श्रेया ने उलझते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं, मोनिका आंटी, मुझे आगे क्या सोचना है? निहाल ने छेड़ते हुए कहा, ओ मैडम, मॉम सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों की बात कर रही हैं कि हम दोनों ने आगे क्या सोचा है। श्रेया ने कहा, निहाल, मैं आंटी से बात कर रही हूँ न। हर बात में उल्टा जवाब देना जरूरी नहीं है, ओके। मोनिका गंभीर होते हुए बोली, हाँ श्रेया बेटा। निहाल बहुत बदतमीज है, पर इस बार जो उसने कहा है वो ठीक ही कहा है। मैं तुम दोनों से ये सवाल अलग अलग नहीं पूछ रही कि निहाल आगे लाइफ में क्या करेगा, या तुम शिमला लौटकर क्या करोगी। मैं ये सवाल तुम दोनों से एक साथ, एक जोड़े की तरह पूछ रही हूँ। और इससे पहले कि तुम दोनों भड़को और मुझे अपना वो घिसा पीटा डायलॉग सुनाओ कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, ये समझ लो कि मैं वंश के पेरेंट्स से बात कर रही हूँ। आज वंश के पास उसकी मॉम है, उसके डैड हैं, पर वो दोनों एक साथ नहीं हैं। उनके रिश्ते की कोई पहचान नहीं है। दुनिया को बताने के लिए इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि तुम दोनों का रिश्ता कब बना और वंश कब इस दुनिया में आया। अभी तो वंश इस बात से खुश है कि उसके दिमाग में उसकी फैमिली कंप्लीट है, पर जब वंश कल वो सवाल करेगा जिनके तुम जवाब नहीं दे सकोगे, तब क्या होगा? जब लोग तुम दोनों से सवाल करेंगे कि तुम्हारा रिश्ता क्या है, क्या कहोगे? तुम दोनों का फ्यूचर को लेकर प्लान है क्या? अगर श्रेया कल शादी कर लेती है, या निहाल तुम कल शादी कर लेते हो, तब वंश का क्या होगा? उसके दिमाग में उसके माँ बाप की जो तस्वीर है, उसका क्या होगा? एंड प्लीज, अब मुझसे ये मत कहना कि जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि एक 4 साल के बच्चे के मामले में तुम मुझे वो लापरवाह जवाब नहीं दे सकते। इसलिए, वंश की दादी होने के नाते, मेरा तुम दोनों से ये सवाल है कि आगे की जिंदगी के लिए तुम दोनों के इरादे क्या हैं, ताकि हम वंश का फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोच सके। टेल मी। श्रेया और निहाल का खाना जहां था, वो वहीं का वहीं रह गया। मोनिका ने ये सवाल थोड़ी नाजुक आवाज में पहले भी उठाए थे, पर आज वो कोई फालतू या बचकाना जवाब सुनने के मूड में नहीं थी। श्रेया और निहाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। श्रेया की आंखों में नमी थी,
जज्बात थे, जैसे कि वो नेहाल से ये कह रही हो कि वो कोई ऐसा जवाब न दे जिससे वंश श्रेया से अलग हो जाए। नेहाल की आंखों में सवाल था, जुनून था, हसरत थी, जो श्रेया से ये कह रही थी कि अगर वो अपनी जिद छोड़ दे, अपना फैसला बदल ले तो वो सिर्फ श्रेया के साथ अपना फ्यूचर देखेगा। पर ऐसा होने के लिए पहल श्रेया को करनी होगी, उसे ही पिघलना होगा और मानना होगा कि उसकी और वंश की जिंदगी नेहाल के बिना नहीं है। नेहाल चुप रहा और हार कर श्रेया को ही बोलना पड़ा। आंटी, नेहाल के आने वाले कल को लेकर क्या प्लान है मुझे नहीं पता, और नहीं मैं उसकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह से इंटरफेयर करना चाहूंगी। बट मैंने ये सोचा है कि जब वंश बड़ा हो जाएगा, मैं उससे कह दूंगी कि मेरी और नेहाल की शादी नहीं चली और हम अलग हो गए। इस तरह नेहाल की बीवी को एक्सेप्ट करने में बड़े होते हुए वंश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही मेरी बात, तो मुझे अब जिंदगी में शादी नहीं करनी और न ही किसी आदमी को अपनी जिंदगी में शामिल करने का मेरा कोई इरादा है। सो आई डोंट थिंक मेरी तरफ से वंश को कोई कंफ्यूजन होगा। मोनिका ने हैरान होते हुए कहा, ओह आई सी, तो तुम वंश से गर्वाहुजा वाले झूठ के बाद एक और झूठ बोलोगी कि मेरा बेटा नेहाल तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, कि तुम वंश की डिवोर्सी माँ हो। श्रेया ने परेशान होते हुए कहा, जी, मैं अपने बेटे की भलाई के लिए, उसकी नज़र में अपनी और नेहाल की इज्जत बनाए रखने के लिए उससे यही कहूंगी। आप चाहें तो मुझे जज कर सकती हैं, पर मैं किसी भी हालत में अपने बेटे को ये नहीं सोचने दे सकती कि वो अपनी माँ की एक गलती की पैदाइश है। हर सच सुनाने या बताने के लायक नहीं होता, मोनिका आंटी। मोनिका ने सोचते हुए कहा, मैं तुम्हारे एक और झूठ को सपोर्ट तो नहीं कर सकती, पर हाँ, एक माँ होने के नाते इस झूठ की वजह जरूर समझ सकती हूँ। और तुम, नेहाल, तुम क्या कहना चाहते हो? नेहाल श्रेया को गुस्से और नाराजगी से घूर रहा था। श्रेया का जवाब सुनकर वो बहुत हर्ट हुआ था। श्रेया इस ख्याल को भी मौका नहीं देना चाहती कि वो और नेहाल एक साथ रहकर वंश की परवरिश कर सकते हैं। और कितनी आसानी से वो नेहाल को अपना एक्स हस्बैंड कहने के लिए तैयार हो गई थी। क्या उसने नेहाल से पूछा भी कि वो क्या चाहता है? नेहाल ने किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल में किया और पानी पीते हुए अपनी माँ से गंभीरता से बोला, मॉम, मेरे श्रेया की तरह अपने बेटे की लाइफ को लेकर कोई अजीब और झूठे प्लान नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वंश मेरा बेटा है और मैं उसका डैड हूँ, और दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे बेटे से दूर नहीं रख सकती, श्रेया भी नहीं। सिंस वंश मेरी लाइफ में आ चुका है, तो मैंने शादी का इरादा छोड़ दिया है, और अब आप भी मुझ पर शादी के लिए प्रेशर नहीं डाल सकती। वारिस चाहिए था न आपको, मिल गया। और रही साथ परवरिश करने की बात, तो श्रेया मेरे साथ वंश को बड़ा कर सकती है, चाहे वो मुझसे रिश्ता जोड़े या न जोड़े। I mean, मुझे लाइफ लॉन्ग श्रेया के साथ एक घर में वंश का डैड बने रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? तुम्हारी इस आखिरी बात का मतलब क्या है, नेहाल? तुम मेरे साथ वंश को बड़ा करोगे? मतलब, किस हक से रहूंगी मैं तुम्हारे साथ एक घर में? नेहाल ने कहा, मेरी बीवी होने के हक से, और कैसे रहोगी तुम मेरे साथ? नेहाल की ये बात सुनकर श्रेया तो जैसे बर्फ की तरह जम गई थी। इतने कॉन्फिडेंस से, इतने हक से कैसे कह दिया नेहाल ने कि वो उससे शादी करके उसे अपने घर में रखेगा। मोनिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान उभर आई थी। वो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती थी। वो वंश को लेकर बहुत इमोशनल था। श्रेया के ऊपर से न उसकी नजर हटती थी और न ही उसका ध्यान। ऐसे में अगर ये सवाल भी उठेगा कि श्रेया उसकी जिंदगी से जा सकती है या उससे दूर रहकर वंश को अकेले बड़ा करना चाहती है, तो नेहाल वही करेगा जो उसने अभी अभी कहा। नेहाल को भी एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या कहा है, और उसने श्रेया का हैरान चेहरा देखते हुए कहा, सॉरी, मेरा बोलने का तरीका शायद सही नहीं था और न ही मैंने सही लफ्ज इस्तेमाल किए। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम किसी और से शादी नहीं करना चाहती, किसी और मर्द के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहकर वंश को पालें। और चूंकि हमारी सोसाइटी में एक मर्द और एक औरत का रिश्ता शादी के बाद ही इज्जत की नज़र से देखा जाता है,
तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो, भले ही हमारे बीच उस शादी का सच कुछ भी हो। वैसे भी आई थिंक मॉम ठीक कह रही हैं, हम अभी के अरेंजमेंट से खुश जरूर हैं, पर आज नहीं तो कल ये सवाल जरूर उठेगा कि मेरा तुमसे और वंश से रिश्ता क्या है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बेहतर सल्यूशन है तो बता दो। श्रेया ने जज्बाती होते हुए कहा, निहाल, तुम मुझसे ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो? शादी करोगे मुझसे, ये जानते हुए भी कि मुझे मेरी पहली शादी में क्या मिला, ये जानते हुए भी कि अगर तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी हो, तब भी मेरी तुमसे शादी नहीं हो सकती, जिसकी वजह मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। उसके बाद भी तुम वंश को अपने पास रखने के लालच में मुझसे शादी करोगे? नो थैंक यू। लोगों के मुंह बंद करने के लिए मुझे तुम्हें अपना एक्स हस्बैंड बनाना मंजूर है, पर तुम मेरे हस्बैंड कभी नहीं बन सकते। निहाल ने भड़कते हुए कहा, क्यों? क्यों नहीं बन सकता मैं तुम्हारा नाम का हस्बैंड? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा जो रौनक ने तुम्हारे साथ किया? मोनिका ने बीच में आते हुए कहा, बस कर दो तुम दोनों। मुझे लगा था कि हम तीनों यहाँ मिलकर एक समझदार फैसला लेंगे जो वंश के हक में होगा, पर यहाँ तो तुम दोनों एक दूसरे के ही खिलाफ खड़े हो रहे हो। एक झूठ बोलना चाहती है तो दूसरा नाम के लिए शादी करना चाहता है। बस बहुत हो चुका, अब अपने पोते की भलाई के लिए फैसला मैं लूंगी और तुम दोनों को वो मानना होगा। निहाल और श्रेया का गुस्सा उतरा, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि अपने अपने घमंड और अपने अपने जख्मों की वजह से वो सही फैसला लेने के लायक ही नहीं है। पर अगर मोनिका फैसला लेगी भी तो क्या फैसला लेगी? क्या निहाल और श्रेया उस फैसले को मानने के लिए तैयार होंगे? क्या मोनिका के मंसूबे श्रेया और निहाल को साथ ले आएंगे? एपिसोड 55, इनकार या इकरार। मोनिका शेरगिल का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। निहाल और श्रेया वंश को लेकर और एक दूसरे को लेकर सही फैसला लेने के लायक नहीं थे। श्रेया अपने बीते कल के जख्मों की टीस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और निहाल अपनी जिद और अपना घमंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और अगर इसका सबसे बुरा असर किसी पर होगा तो वो मासूम वंश पर होगा। इसलिए मोनिका का फैसला लेना ही सही था। श्रेया और निहाल मोनिका की तरफ हैरानी से देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि वो अब क्या कहेगी। मोनिका ने दोनों को तीखी नजर से देखा और हुक्म देने के अंदाज में उसने संजीदा होते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम दोनों के आज का फैसला ले रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सोसाइटी में किसी को भी मेरे पोते वंश की पैदाइश पर उंगली उठाने का मौका मिले, या मुझसे ये पूछने की जुर्रत हो कि मेरा इकलौता बेटा वक्त बेवक्त श्रेया मल्होत्रा के घर क्या करने जाता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि श्रेया को मैं अपनी कंपनी के नए ऑफिस के डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट दूंगी और वो मेरी एम्प्लॉय होने के नाते मेरे ही आउट हाउस में रहेगी, वंश के साथ। निहाल, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे पास शिफ्ट हो सकते हो। मैं सबसे यही कहूंगी कि श्रेया मेरी फैमिली फ्रेंड है और मेरे लिए काम कर रही है। हम यानी मैं और निहाल तुम्हें बरसों से जानते हैं, श्रेया, और तुम्हारा वो काल्पनिक पति गर्वहुजा वो भी हमारा दोस्त है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद कोई तुम दोनों पर न उंगली उठाएगा और न किसी तरह का कोई शक करेगा। मगर ये इंतजाम सिर्फ तब तक के लिए है जब तक तुम दोनों फाइनली डिसाइड नहीं कर लेते कि तुम दोनों वंश के साथ आगे की जिंदगी कैसे बिताना चाहते हो। श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, मैं और वंश आपके घर में रहेंगे, और निहाल भी वहां रहेगा। बट ये कैसे हो सकता है? निहाल ने आराम से कहा, मुझे तरकीब मंजूर है मॉम। अगर ये अरेंजमेंट मुझे हर वक्त मेरे बेटे के पास रखेगा तो मुझे ये मंजूर है। श्रेया को अपनी ईगो और स्टुपिडिटी की वजह से मंजूर हो या ना हो, और अगर इसे इतनी ही प्रॉब्लम है आपके पास रहने से, तो मैं वंश को वहां ले आऊंगा। श्रेया ने झल्लाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, ऐसे कैसे ले जाओगे तुम मेरे बेटे को मोनिका आंटी के घर? निहाल बोला, कम ऑन श्रेया, अभी तक तुम्हें इतना आइडिया तो हो जाना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर इतना ही प्यार है अपने बेटे से, तो अपना ईगो छोड़ो और प्रैक्टिकल होकर सोचो। कल को जब सोसाइटी में सवाल उठेंगे कि मुझ जैसा डैशिंग,
हैंडसम, ए याश आदमी तुम्हारे घर क्या करने आता है? तो वंश के सामने क्या जवाब दोगी? वो मासूम तो कह देगा कि मैं उसका डैड हूँ, पर मैं उसका डैड कैसे हूँ? ये तुम उन सबको एक्सप्लेन कैसे करोगी? बोलो, जवाब दो। ये सुनकर श्रेया चारों खाने चित हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मैं। निहाल फौरन बोला, क्या मैं? निकालो न अपने ईगो के पिटारे से कोई जवाब जिसका कोई लॉजिक हो। निहाल जिस तरह श्रेया से सवाल जवाब कर रहा था, वो देखकर मोनिका को तसल्ली हो गई थी कि अब उन्हें उनके बीच में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निहाल अब मोनिका की साइड पर था और वो श्रेया को मना लेगा। इसलिए मोनिका ने अपना बैग और अपना फोन उठाया और उन दोनों से कहा, आई थिंक इसके आगे तुम दोनों खुद ही डिसीजन ले सकते हो। मुझे बस इन्फॉर्म कर देना कि श्रेया कब मेरे वंश के साथ आउट हाउस में शिफ्ट हो रही है, मैं उसे रेडी करवा दूंगी। अब मुझे निकलना होगा क्योंकि 3 घंटे बाद मेरी बेंगलुरु की फ्लाइट है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे लौटने तक ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका होगा। बाय श्रेया। बाय निहाल। और हाँ, अपनी बात मनवाने के लिए मेरे पोते की माँ के साथ कोई बदतमीजी मत करना। निहाल ने बिदकते हुए कहा, ओह कम ऑन मॉम, आप भी न। बाय एंड थैंक यू फॉर दिस। वही श्रेया ने बड़ी तमीज से मोनिका से कहा, बाय बाय मोनिका आंटी। मोनिका ने दोनों को गले लगाया और लिफ्ट की तरफ चली गई। मोनिका के जाते ही निहाल चुपचाप खाना खाने बैठ गया, ऐसे कि जैसे श्रेया वहां पर हो ही न। श्रेया को ये अजीब लगा और उसने निहाल से पूछा, ये तुम अचानक खाना क्यों खाने लगे? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ओके, निहाल ने नॉर्मल होते हुए कहा, भूख लगी है तो अब खाना भी न खाऊं क्या? एंड आई गेस हमारी बात खत्म हो गई है। श्रेया, बोल दो नील कमल के ऑफिस में कि तुम कंपनी का फ्लैट खाली कर रही हो और अगले हफ्ते तक तुम्हारी और वंश की शिफ्टिंग भी पूरी हो जाएगी। श्रेया ने नाराज होते हुए कहा, निहाल, मैंने अभी तक मोनिका आंटी के पास रहने के लिए हाँ नहीं की है। मेरा जवाब न भी हो सकता है। श्रेया के ये तेवर देखकर निहाल ने खाना बीच में ही छोड़ा, नेपकिन से अपना मुंह साफ किया, श्रेया को चीरती हुई नजरों से देखा और कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारा जवाब न हो सकता है श्रेया, क्योंकि न बोलना तुम्हारी हॉबी है। लोगों को खाने का शौक होता है, घूमने का शौक होता है, इश्क का शौक होता है, बट तुम्हें दुनिया का सबसे अजीब शौक है, हर बात में न बोलने का शौक। पर अफसोस, मुझे तुम्हारा ये शौक मंजूर नहीं है, इसलिए तुम शिफ्ट होने से इनकार नहीं कर सकती। श्रेया ने पलटकर पूछा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? निहाल ने एक गहरी सांस ली, चेयर से उठा, श्रेया के नजदीक आया और अचानक उसकी कमर में अपनी बाहें डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए, उसके चेहरे को अपनी आंखों से बेपर्दा करते हुए उससे धीरे से बोला, कैसा लगता है तुम्हें जब मैं इस तरह तुम्हारे नजदीक आता हूँ? तुम्हारी मर्जी जाने बिना तुम्हें छूता हूँ। निहाल की नजदीकियां श्रेया की सोचने समझने की ताकत खत्म कर देती थी। उसकी खुशबू, उसकी पकड़ में छिपा उसका हक, उसकी करीब आती हुई सांसों की गर्मी श्रेया को कमजोर कर देती थी। उसका जिस्म निहाल की तरफ खींचने लगता था, शायद इसलिए क्योंकि उनका रिश्ता शुरू ही यहीं से हुआ था। श्रेया ने किसी तरह अपनी बेलगाम होती हुई सांसों पर लगाम लगाए और निहाल की आंखों में देखते हुए उसने एक कमजोर आवाज में कहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ छूते हो। ये गलत है निहाल, बहुत गलत। निहाल की आंखों का ताप श्रेया को जलाकर राख कर रहा था, पर वो पिघल नहीं सकती थी, हारकर निहाल की मजबूत बाहों में समा नहीं सकती थी। वो अपने जवाब पर कायम रही। निहाल ने श्रेया के बाल उसके चेहरे से हटाकर अपनी उंगलियों में उलझाते हुए उसके कान के करीब जाकर धीमी आवाज में कहा, ठीक इसी तरह मुझे तुम्हारा हर बात में न कहना अच्छा नहीं लगता। जब तुम मेरी बात नहीं मानती, मेरी मर्जी के खिलाफ जाती हो, वो भी गलत ही है श्रेया, बहुत गलत। श्रेया छटपटाते हुए बोली, निहाल ने कहा, हम बोलो, सुन रहा हूं मैं। श्रेया ने निहाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, छोड़ो मुझे। निहाल ने पूछा, क्यों? दिल की धड़कन काबू से बाहर हो रही है।
या तुम्हें अचानक लगने लगा है कि हम दोनों के बीच फिर से कुछ हो सकता है? श्रेया ने किसी तरह अपने पिघलते दिल को सख्त किया और अपने नाजुक हाथों से निहाल को धीरे से अपने जिस्म से अलग किया और उसकी तरफ देखते हुए बोली। श्रेया ने समझाते हुए कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, निहाल, कि हमारे बीच कभी दोबारा कुछ हो सकता है। अगर तुम सारी जिंदगी मुझे इस तरह अपने सीने से लगा कर खड़े रहो, तब भी हमारे बीच कुछ नहीं होगा। मैं सख्त न भी सही, पर मेरे इरादे बहुत सख्त हैं, निहाल, मैं तुम्हारी सांसों की गर्मी से नहीं पिघलने वाली। ये सुनकर निहाल ने बोला, चैलेंज कर रही हो मुझे? पहले भी कहा है कि मत किया करो। अगर मैं अपने पर आ गया, तो जो मेरे लिए महसूस करोगी, वो संभाल नहीं पाओगी तुम। श्रेया ने इस पर कहा, अच्छा, पर तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। निहाल सीरियस होकर बोला, तुम्हारी मर्जी है, इसलिए तुम्हें छूता हूँ, श्रेया। फर्क बस ये है कि मैं तुम्हारी आंखों की भाषा सुनता हूँ, तुम्हारी जुबान की नहीं। इसके बाद निहाल हंसते हुए आगे कहता है, तो मैं यहाँ से क्या जवाब लेकर निकलूं? हाँ या ना? श्रेया ने कहा, आंटी के आउट हाउस में शिफ्ट होने के लिए हाँ और तुम्हारे हर सवाल के लिए ना। निहाल ने श्रेया को एक बार फिर गहराई से देखा, जैसे कि उससे कह रहा हो कि एक दिन वो उसके हर इनकार को इकरार में बदल देगा। फिर उसने श्रेया का फोन और उसका बैग श्रेया को देते हुए कहा कि अब वो जा सकती है, उसकी एक जरूरी मीटिंग है, वो रात में वंश से मिलने घर आएगा। श्रेया को निहाल का इस तरह अचानक फॉर्मल हो जाना बुरा भी लगा और अजीब भी। ये क्या बात हुई भला? कभी बाहों में इस तरह भरता है जैसे श्रेया को खुद में समा लेना चाहता हो, तो कभी इतनी बेरुखी कि बिल्कुल अजनबी हो जाता है। पर फिर श्रेया ने सोचा कि शायद यही ठीक है, निहाल का ये नीम शहद जैसा रवैया कभी श्रेया को उससे मन नहीं जोड़ने देगा। निहाल का उस पर हमेशा जिस्मानी असर ही रहेगा, और वो भी इसलिए क्योंकि वही निहाल का उस पर पहला असर था। वो एहसास कभी रूहानी नहीं बनेगा। श्रेया चुपचाप निहाल के ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर नीलकमल के ऑफिस के लिए निकल गई। उसे कहाँ पता था कि निहाल उसे खिड़की से जाते हुए देख रहा था, और देखता भी क्यों न। श्रेया जाते जाते अपनी खुशबू जो निहाल के सीने में छोड़ गई थी, निहाल ने खुद को छू कर देखा तो उसे श्रेया का ही एहसास महसूस हुआ। निहाल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तुमसे प्यार का तो कोई इरादा नहीं है, श्रेया, पर तुम्हें किसी और का होने दूं, वो भी मुझे मंजूर नहीं है। जिस्म से ही सही, पर तुम मुझसे जुड़ चुकी हो, और इसलिए अब निहाल शेरगिल तुम्हें किसी और से नहीं जुड़ने देगा। जिस तरह मुझसे बार बार दूर जाती हो, ठीक वैसे ही एक दिन तुम मेरी तरफ बेतहाशा खींची चली आओगी, और ये मेरा वादा है तुमसे। निहाल बहुत देर ऑफिस की खिड़की पर खड़ा हुआ श्रेया के बारे में सोचता रहा। श्रेया भी सारे रास्ते निहाल की खुशबू को खुद से अलग करने की कोशिश करती रही, पर वो कोशिश बेकार थी। निहाल उसकी पूरी शख्सियत पर छाने लगा था, और अपने माँ बाप की जिंदगी के इस बदलते हुए रिश्ते से अनजान नन्हा वंश इस वक्त बबली के साथ सुपरमार्केट में अपने छोटे छोटे हाथों में चिप्स और चॉकलेट्स के पैकेट इकट्ठे कर रहा था। बबली को घर का कुछ सामान खरीदना था, तो वो वंश को साथ ही ले आई थी, और अपना सामान बास्केट में डालते हुए वो वंश पर नजर रख रही थी कि वो कहीं यहाँ वहां न हो जाए। बबली की शॉपिंग खत्म हुई तो उसने वंश को आवाज लगाई, वंश बेटा चलो। वंश आया। बबली आंटी। अपने हाथों में चॉकलेट्स और चिप्स संभालता हुआ वंश बबली की तरफ आ ही रहा था कि अचानक वो किसी औरत से टकरा गया। बबली ने घबराते हुए कहा, वंश। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।